Hello children, now we are going to start a new chapter of geography, that is environment in its totality. So quickly take out your history and civics books on page number 104, chapter number 1, that is environment in its totality. So we will read the spotlight first. Environment and its component, dynamism of the environment, harmful effects of human activities on the government, sustainable development. ओके तो हम क्या क्या पढ़ेंगे एनवायरनमेंट और उसके कंपोनेंट्स के बारे में, क्या एनवायरनमेंट में क्या डायनामिक है, क्या चेंजेस हैं, क्या ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है एनवायरनमेंट पे क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स करती हैं, जो हम ह्यूमंस बीइंग हैं जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं तो उसका असर, उसका इफ़ेक्ट एनवायरनमेंट पे क्या होता है, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. Environment and its components. Environment refers to everything that surrounds and influences an organism or living thing. हम सबको पता है environment क्या होता है. जिस environment में कहते हैं ना हम इस environment में रह रहे हैं, इस atmosphere में रह रहे हैं, जो हमारे आसपास होता है, जो हमारे हमारे social हमारा वो होता है, हमारे सराउंडिंग्स होते हैं, हम उसे एनवायरनमेंट बोलते हैं. जो ऑर्गेनिज्म होता है, लिविंग थिंग्स होते हैं, उनके बीच रह के जो होता है वो हमारा एनवायरनमेंट होता है. ठीक है. वी सी अराउंड अस अ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट एंड नेचुरल एनवायरनमेंट. एक तो ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट होता है जो हमने बनाया है, और एक नेचुरल एनवायरनमेंट होता है. ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट कौन सा होता है? लाइक जो हमने बनाई हैं, रोड्स बनाई हैं, बिल्डिंग्स बनाई हैं, फैक्ट्रीज बनाई हैं, ब्रिजेस बनाई हैं, एंड सेटलमेंट्स. ठीक है. और एक चीज़ क्या होती है, तो ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट क्या होते हैं? जो हमारी रोड्स होती हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, ये सब जो होती है ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट है. और हमारे जो हमने क्रिएट करी होती हैं, ये क्रिएशन, ये क्या होती है, ये क्रिएशन किसकी होती है? ये ह्यूमन क्रिएशन होती है. ठीक है. ठीक है. और हमारा इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज़, क्रिएशंस, बिहेवियर एंड रिलेशनशिप्स अमंग ह्यूमन बीइंग्स. ये क्या करता है? इट क्या इंक्लूड करता है? क्रिएशंस, हमारा बिहेवियर और रिलेशनशिप्स अमंग ह्यूमन बीइंग. हमारा जो रिलेशनशिप है लोगों को लेकर, ह्यूमन बीइंग को लेकर, वो क्रिएट करता है. थिंग्स अंडर द नॉन लिविंग कैटेगरी. जो नॉन लिविंग कैटेगरी के अंडर इंक्लूड करता है वो है वाटर, एयर, सॉइल, रॉक्स, as well as temperature, humidity and sunlight. जो नॉन कैटेगरी के अंडर इंक्लूड करता है वो क्या क्या चीज़ें हैं? हाँ, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई जो एटमॉस्फेयर में होती है, और सनलाइट हो गई. कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड द फिजिकल और एंटीबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट. प्लीज़ इसे अंडरलाइन कर लीजिए. इन सबको मिला के क्या बनता है? आपकी एबायोटिक. दो चीज़ें होती हैं ना, बायोटिक एंड नॉन बायोटिक या नॉन बायोटिक बोल सकते हैं. तो ये होते हैं, ये सब चीज़ें जो होती हैं आपकी एबायोटिक कंपोनेंट्स होती हैं. द बायोलॉजिकल और द बायोटिक कंपोनेंट्स वो कौन सी होती हैं? बायोटिक कौन सी होती हैं? प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ये हमारी सब क्या होती हैं? ये हमारी बायोटिक होती हैं. और अबायोटिक क्या होती है? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सनलाइट, और ये सब हमारी क्या, रॉक, सॉइल, वाटर, एनर्जी, ये सब क्या होती हैं? हमारी अबायोटिक होती हैं, फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं. ठीक है. देयर इज एन इंडिपेंडेंस ऑफ द टू कंपोनेंट्स, द बायोलॉजिकल एंड द फिजिकल. द बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट डिपेंड्स ऑन द फिजिकल एनवायरनमेंट फॉर इट्स वेरियस नीड्स. क्या बोल रहे हैं ये? जो दो तरीके की कंपोनेंट्स होते हैं, कौन से? बायोलॉजिकल और फिजिकल. तो बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट किस पे डिपेंड करता है? फिजिकल कंपोनेंट पे. मतलब आपका क्या है, जो प्लांट्स, आपके एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, वो किस पे डिपेंड करते हैं? टेम्परेचर पे. प्लांट्स कैसे उगते हैं बेटा? टेम्परेचर होता है, सनलाइट भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, सब चीज़ें इन्हें चाहिए. तो क्या कह रहे हैं, वो जो बायोलॉजिकल चीज़ें हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं? फिज़िकल कंडीशंस पे डिपेंड करती हैं. हमारी फिज़िकल कंडीशंस कौन सी होती हैं? आपको बताया था मैंने, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सनलाइट, वाटर, एयर, सॉइल, रॉक्स. ये सब आपकी नॉन लिविंग फिजिकल चीज़ें हैं. ठीक है. और बायोलॉजिकल कौन सी हो गई? प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. द फिजिकल एनवायरनमेंट सस्टेन्स द बायोलॉजिकल. अंडरलाइन कर लीजिए.
सस्टेन्स का मतलब क्या होता है बेटा? सस्टेन का मतलब होता है कि जो फिज़िकल चीज़ें हैं वो बायोलॉजिकल पे डिपेंड करती हैं, और जो बायोलॉजिकल चीज़ें हैं वो फिज़िकली सस्टेन करती हैं, एक दूसरे पे वाइस वर्सा एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं। मतलब एनिमल, प्लांट्स जो हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो किस पे डिपेंड करते हैं? वो टेम्परेचर पे, ह्यूमिडिटी पे, एयर वाटर सॉइल पे डिपेंड करते हैं। और ये सब चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं? उस पे डिपेंड करती हैं। द टू इंटरैक्ट विद वन अनदर इन द बायोस्फीयर, एक्सचेंजिंग मैटर एंड एनर्जी. Groups of plants and animals depend on each other for shade, support and food requirements. Obviously, जो आपके एनिमल्स हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो किस पे बैठते हैं? फ्लावर्स पे बैठते हैं, या प्लांट्स खाते हैं, हर्बीवोरस होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये सब चीज़ें वो खाते हैं, और वो एटमॉस्फेयर को जब वो खाते हैं और चीज़ें निकलती हैं, तो ये क्या कहते हैं ना, घास चारा खिलाया जाता है स्पेशली, ठीक है। फिर जो है एनिमल्स को फार्म वाली जगह पे, फार्मिंग लैंड पे लेके जाया जाता है, वहीं पे उनको क्या कराया जाता है? उनको फीड कराया जाता है, कैटल फीड कराया जाता है, और वहीं पे वो लोग अपना करते हैं सब चीज़ें। तो उससे क्या होता है? और ग्रोथ बढ़ती है। तो वो सब इनडायरेक्टली सॉइल को और वो चीज़ फर्टाइल बनाती है। वहीं जो है ये चीज़ें सब एक दूसरे पे इसीलिए डिपेंड होती है। ग्रुप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड्स ऑन ईच अदर फॉर शेड, सपोर्ट एंड फूड रिक्वायरमेंट्स. वो सब एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, किसके लिए? शेड के लिए. मतलब जब धूप होती है तो शेड के लिए वहाँ पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। फूड के लिए उनके पास जाते हैं और एक दूसरे पर निर्भर करते हैं. द सिस्टम इन विच द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एलिमेंट्स जॉइंटली ऑपरेट इज नोन एज द इकोसिस्टम. और जिसमें फिजिकल और बायोलॉजिकल एलिमेंट्स जॉइंटली ऑपरेट करते हैं उन्हें इकोसिस्टम कहा जाता है. द ग्रोथ एंड लाइफ इन एन इकोसिस्टम. तो जो ग्रोथ और लाइफ होती है इकोसिस्टम की कुड बी डिपेंड on physical conditions like sunlight, temperature, rainfall, elevation, soil and slope of the land, to name a few. We may use the term biomes for describing the different ecosystem on the basis of their plant and animal life. ठीक है. हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर. 4 realms of the earth होते हैं ये बेटा. लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर. क्या इनका कैसा रहता है वो हम देखेंगे. Ecology is the science that study the interrelationships between various life forms and their environment. Each organism is suited to a certain habitat or immediate environment whose conditions enable it to grow and reproduce. पहले यहाँ पे हमने बताया था बायोम्स. बायोम्स का मतलब क्या होता है बेटा? बायोम्स का मतलब होता है कि the dominant plant life in a certain climate and living organisms associated with it. बेटा एक प्लांट जो लाइफ होती है, जो कहते हैं ना ये सर्दियों का है, ये गर्मियों का है, ये पतझड़ का प्लांट है, ये कैसा है. तो जो भी है ये ह्यूमिडिटी हो गई, टेम्परेचर हो गई, सनलाइट हो गई, एटमॉस्फेयर हो गया, एलिवेशन ऑफ द लैंड हो गया, ये सब चीज़ें हम प्लांट्स उगाते हैं. हम कहते हैं ना ये वाले पौधे ऐसे उगते हैं, या इन्हें कम पानी डलता है, या इन्हें ज़्यादा डलता है, इन्हें या ज़्यादा सनलाइट चाहिए, या ये इंडोर प्लांट्स है. तो ऐसे ही सब चीज़ें होती हैं. ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो सर्टन क्लाइमेट के थ्रू सर्टन क्लाइमेट पे डिपेंड करते हैं, ठीक है. उसे बायोम बोला जाता है. वो एक दूसरे से एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है. तो उसे हम बायोम कहते हैं. और क्या है? हैबिटेट. हैबिटेट किसे कहते हैं हम? सराउंडिंग्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स वेयर दे ग्रो एंड रिप्रोड्यूस. जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स आपस में, हमारा हैबिटेट कहते हैं वेयर इज़ योर हैबिटेट, मतलब आपका घर कहाँ है, आपका क्या वो है. तो वैसे ही हैबिटेट, उनका रहन सहन क्या है, उनका वे ऑफ लिविंग क्या है, कैसे वो ग्रो करते हैं, कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, वो हैबिटेट होता है. और immediate environment whose conditions enable it to grow and reproduce. The types of plants and animals found in a region are determined to great extent. जो भी तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जिस भी रीजन में पाए जाते हैं, हर एनिमल हर रीजन में नहीं पाया जाता, हर प्लांट हर रीजन में नहीं पाया जाता, ठीक है. सबका अपना अलग अलग फिजिकल एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे वो ग्रो और रिप्रोड्यूस करते हैं. दैट इज़ वाई वी फाइंड कॉनिफेरस ट्रीज इन कोल्ड एरियाज एंड ब्रॉडलीफ वेजिटेशन इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर. इसीलिए कहते हैं हम कॉनिफेरस
जो होते हैं ना लंबे लंबे पतले तीखे तीखे, वो जो है हम ठंडे जगहों पे ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। और ब्रॉड लीफ, जिनके काफ़ी चौड़े चौड़े ब्रॉड लीफ पत्ते होते हैं, वो वेजिटेशन हमें कहाँ पाया जाता है? हैवी रेनफॉल, जहाँ पे काफ़ी घनी बारिश हो रही होती है और टेम्परेचर हाई होता है, मतलब धूप होती है, वहाँ पे वो पाए जाते हैं। पोलर बियर्स एंड रेनडियर्स आर फाउंड इन वेरी कोल्ड रीजन। हमें पता है जहाँ बहुत ठंडी जगहें होती हैं वहाँ पे पोलर बियर्स और रेनडियर पाए जाते हैं। while giraffes and zebras are found in the tropical grassland, जहाँ पे थोड़ा सा मौसम कहते हैं ना ट्रॉपिकल मौसम है, यहाँ पे सर्दी बारिश सब कुछ होता है, वहाँ पे धूप छाँव सब होती है, वो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स होते हैं, वहाँ पे जिराफ और जीब्रास पाए जाते हैं, ठीक है बेटा। द डायनामिज्म ऑफ आवर एनवायरनमेंट, अब हम क्या पढ़ेंगे? द डायनामिज्म ऑफ आवर एनवायरनमेंट। टिक कर लीजिए, फोर रिलीम्स ऑफ द अर्थ है, ये आपको बनाना है, पिक्चर ड्रॉ करनी है अपनी कॉपीज़ में। और इकोसिस्टम, पेज नंबर 105 पे जो इकोसिस्टम की पिक्चर है, ये यू हैव टू ड्रॉ। ओके, यहाँ पे देखिए आप इस पिक्चर, इकोसिस्टम की पिक्चर को आप देखेंगे तो ऊपर हिल्स में थोड़ा सा जहाँ पे ठंडी जगह है वहाँ कॉनिफर्स लगे हैं, एम्फीबियंस यहाँ घूम रहे हैं, वहाँ पे वो खा रहे हैं, रेनडियर्स हैं वहाँ पे, टॉर्टाइज और जो ये रेप्टाइल्स है वो कहाँ? तालाब के पास। और ये सब चीज़ें, ये वाले एनिमल्स कौन से एरिया में मिलते हैं? जहाँ पानी हो, तालाब हो, वैसे वाले एरिया में मिलते हैं, ठीक है। कॉनिफरस एकदम लंबे लंबे पौधे होते हैं, एकदम प्लांट्स होते हैं, पौधे नहीं होते, प्लांट्स होते हैं, ट्रीज़ होते हैं, तो वो वाले वो किस रीजन में? थोड़े ठंडे एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है। फिश ऑक्सीजन दे रही है, ये CO2, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, आपके छोटे पौधे हो गए, लोटस वगैरह हो गए, कुछ पानी वाले वाटर एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, पानी वाले जो प्लांट्स होते हैं एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, ठीक है। आपकी डीकम्पोजर्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, हर चीज़ का अपना एक क्या है? आपस में अभी हमने बोला था एसोसिएटेड है, इसीलिए बोलते हैं कि ये एक दूसरे से एसोसिएटेड है। तो डायनामिज्म ऑफ आवर एनवायरनमेंट, एनी चेंज इन द फिजिकल एनवायरनमेंट brings about a change in the biological environment and vice versa। कोई भी फिजिकल चेंज जो any change in the physical environment brings about a change in the biological, कह रहे थे ना कि एक दूसरे पे डिपेंड है, एनिमल्स प्लांट्स पे डिपेंड्स, एनिमल प्लांट्स एटमॉस्फेयर पे डिपेंड्स और एटमॉस्फेयर प्लांट्स पे डिपेंड्स है। तो वो भी यही कह रहे हैं कि अगर एनिमल्स के ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में कुछ फ़र्क आएगा तो प्लांट्स वगैरह में भी आएगा, और प्लांट्स वगैरह में क्यों आएगा? क्योंकि एनिमल्स वगैरह में आएगा, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, और जब चेंजेस आते हैं तो दोनों पे उस चीज़ का इफेक्ट होता है। द अर्थ सर्फेस एंड लैंडफॉर्म्स अंडरगो कंटिन्यूस चेंजेस कंटिन्यूसली, इसीलिए जो लैंड का सर्फेस है और लैंडफॉर्म्स हैं वो चेंजेस उनमें कंटिन्यूसली आते रहते हैं। The tall Himalayas that began forming some 60 million years ago rose to their present size about 2 million years ago. They are still rising and being worn down continuously by rivers and glaciers। जो बड़े बड़े पहले जो हिमालयाज थे वो अब किसकी वजह से? रिवर्स और ग्लेशियर्स की वजह से नीचे आते जा रहे हैं। वेरिएशन इन कंडीशन इन द एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर कॉजेज चेंजेस इन द बायोस्फीयर। किस कंडीशन? जब एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर इसमें चेंजेस आते हैं तो जो आपका सेंटर वाला एपीसेंटर आपका बायोस्फीयर है उसमें चेंजेस आते हैं, ठीक है। बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर इज द मेटेरियली क्लोज्ड इकोलॉजिकल सिस्टम ओन्ड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना। द अर्थ सिस्टम्स साइंस रिसर्च फैसिलिटी is located in Oracle, Arizona since 2011. It serves as a center of research, outreach, teaching and lifelong learning about the earth, its living systems and its place in the universe। में अर्थ की क्या पोजीशन है, उसकी क्या सराउंडिंग्स है, क्या सिस्टम है, वो यहाँ पे ओरेकल और एरिजोना में उनका एक रिसर्च सेंटर है, साइंस रिसर्च फैसिलिटी है, वो यहाँ लोकेटेड है। और वो 2000 सिंस दे आर सर्विंग सिंस 2011 क्या कर रहे हैं? वो सेंटर रिसर्च का है और वो सब कुछ जानते हैं, वहाँ उन्होंने सब कुछ कर रखा है, वहाँ पे रिसर्च चलती रहती है, आज तक चल रही है कि अर्थ की क्या मौजूदगी है, क्या उसका अर्थ का
लिविंग सिस्टम क्या है, उसकी यूनिवर्स में क्या प्लेस है। डायनामिज्म का मतलब होता है बेटा कि क्या विग्रस इन्वायरमेंट में क्या ऐसी एक्टिविटी होती है, क्या प्रोग्रेस होती है, कैसे चेंजेस आते हैं इन्वायरमेंट में, तो ये आपको बताया गया है। तो इन्होंने यही बताया कि क्या कैसे चेंजेस आते हैं। जब फिज़िकल इन्वायरमेंट में चेंजेस आते हैं तो बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में भी आते हैं, और बायोलॉजिकल में आते हैं तो फिज़िकल में भी वाइस वर्सा अपने आप ही चेंजेस आ जाते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक दूसरे से एसोसिएटेड है, डिटरमाइन करते हैं। अर्थ सरफेस और लैंडफॉर्म भी उसमें फिर चेंजेस लाते हैं कंटिन्यूसली। हिमालयाज़ पे भी यही होता है, हिमालयाज़ पे भी यही होता है कि जब आप देखते हैं कंटिन्यूसली हिमालय से रिवर्स और ग्लेशियर्स जो हैं वॉर्न डाउन हो रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं। और वेरिएशंस कंडीशंस जब जब क्या होता है, जब कहीं भी ऐसी कंडीशन होती है जहाँ वेरिएशन आता है, एटमॉस्फेयर में बदलाव आता है, एटमॉस्फेयर में, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर में, तो ऑटोमेटिकली वो बायोस्फीयर को चेंज कर देता है। Human and environment. In the early periods of history, human beings were entirely dependent on the environment. They were gatherers and hunters. Gradually, as population increased, human activities like cultivation of crops also expanded. पहले जो ह्यूमंस थे वो पूरी तरीके से एनवायरनमेंट पे ही डिपेंड करते थे, वहीं से उगाते थे, वही खाते थे। धीरे धीरे जैसे ही वही हंट करके वहीं खाते थे, कुछ जो नॉनवेज खाते थे वो हंट करके एनिमल्स को वो खाते थे, और जो वेजिटेरियंस होते थे वो ऑब्वियसली फार्मिंग करके खाते थे। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, ह्यूमन एक्टिविटीज़ बढ़ी, वैसे वैसे कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स भी ज़्यादा हो गया, क्योंकि हमें ज़्यादा अनाज की ज़रूरत पड़ने लग गई थी। टू मीट द इंक्रीजिंग नीड्स, फॉरेस्ट वर कट डाउन radically for firewood construction, furniture, paper manufacture। जैसे जैसे एटमॉस्फेयर जैसे जैसे कि आपकी एक्सपैंड हुआ, जैसे जैसे जो ह्यूमन है वो एक्सपैंड हुआ, पॉपुलेशन बढ़ी, वैसे वैसे उन्हें और चीज़ों की और तरीक़ों की अपनी नीड्स के लिए, अपने कंफर्ट के लिए कंस्ट्रक्शन की, फर्नीचर की, पेपर की उन्हें ज़रूरत पड़ी, और वो चीज़ें उन्होंने फिर ट्रीज़ वगैरह काटने शुरू करे, क्योंकि उन्हें ये सब चीज़ें मैन्युफैक्चर करनी थी। लैंड वॉज क्लियर्ड टू सेट अप इंडस्ट्रीज़। लैंड को क्या करा, साफ़ करा गया, ट्रीज़ काटे गए, क्योंकि उन्हें वहाँ इंडस्ट्रीज़ बनानी थी, क्योंकि वहाँ पे और ह्यूमन के लिए, पॉपुलेशन के लिए चीज़ें बननी थी। Land was cleared to set up industries and increase in cultivable land to feed the teeming millions of and to provide housing. The destruction of forest deprived animals of their habitat. Humans killed animals in large numbers for food, entertainment and to make various things from their skin, bones, meat and teeth. क्या क्या करते थे, हाउसिंग बनाने के लिए, लैंड प्रोवाइड करने के लिए, इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए, घर बनाने के लिए उन्हें लैंड क्लियर करना पड़ा, पेड़ पौधे काटने पड़े। ह्यूमन ने अपने एंटरटेनमेंट के लिए क्या करना शुरू करा, लोग मारना शुरू करा एनिमल्स को, उनकी चीज़ों से। अब शीप हो गई आपकी, या आपके एनिमल्स हो गए, एलिफेंट की टीथ हो गया, हॉर्स की स्किन हो गई, ठीक है, इन सब चीज़ों से, जब टाइगर की स्किन हो गई, और आपके ऐसे एनिमल्स की जो स्किन होती है या लेदर जैसे बनता है हॉर्स से, तो फिर ये क्या करते थे, उनकी बोन्स से मीट चाहिए होता था उन्हें, टीथ चाहिए उन्हें, तो ये सब जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उन्होंने अपनी नीड्स के लिए एनिमल्स के साथ ऐसा करना शुरू कर दिया। डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज हार्म्ड द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ऑब्वियसली जब प्लांट्स कम हो गए, लैंड के चक्कर में प्लांट्स एंड ट्रीज़ कम कर दिए इन्होंने, फॉरेस्ट काट डाले इन्होंने, और क्या बोलते हैं आपका एनिमल्स को मारना शुरू कर दिया, तो एनवायरनमेंट बचा ही नहीं, ठीक है। धीरे धीरे डिप्लीट होने लगी रिसोर्सेज, जो फिज़िकल और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट को हार्म करने लगी। ह्यूमन बीइंग्स ओवर यूज द अर्थ्स रिसोर्सेज। ओवर यूज़ कर लिया, ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ कर लिया उन्होंने, इनडिस्क्रिमिनेटली, विदाउट टेकिंग एडिक्वेट स्टेप्स टू काउंटर द डेंजर्स इन्वॉल्व इन डूइंग सो। उन्होंने बिना सोचे समझे इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन कर दिया, इतना ज़्यादा उन्होंने ऐसे स्टेप्स ले लिए जो ह्यूमन के लिए
हाजिर थे, हैवक थे फिजिकल एनवायरनमेंट के लिए। ये भी नहीं उन्होंने सोचा कि कोई काउंटर स्टेप ले ले, कोई ऐसा स्टेप ले ले जो हम इस चीज़ को, जिस चीज़ को हम ख़त्म कर रहे हैं उसका भी कुछ इलाज होना चाहिए, उसका भी कोई सल्यूशन होना चाहिए। और इसी वजह से कैलामिटीज़ आई, जो है अर्थक्वेक, सुनामीज, वॉल्केनिक इरप्शंस, लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स, हरिकेन्स एंड ड्राफ्ट रिस्क एंड डैमेज बोथ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जिसने लोगों की लाइफ को, उनकी प्रॉपर्टी को डैमेज करा, पेड़ पौधे काटे, जिस वजह से बहुत ही ज़्यादा जो सुनामी और ऐसी वाली चीज़ें जो थी वो रुक जाती थी, जो नेचुरल कैलामिटीज़ होती थी वो रुक जाती थी इस वजह से, क्योंकि घने जंगल होते थे, पानी पहुंचने में टाइम लगता था। लेकिन ह्यूमन बींग्स ने अपनी कन्वीनियंस के लिए ये सब चीज़ें जब काटी, फिज़िकल एनवायरनमेंट को डैमेज करा, तो फिर ये सब चीज़ें हुई। We'll study problems of environment. What are the problems of environment? Humans in the past few centuries did not visualize the impact of their activities on the environment. जो humans थे पहले, उन्होंने क्या नहीं करा, few centuries तक तो उन्होंने विजिबल ही नहीं किया कि क्या इम्पैक्ट था उनकी एक्टिविटीज़ का, इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा था, इस वजह से कितना डिस्ट्रक्शन हो रहा था पॉल्यूशन की वजह से, उनकी एक्टिविटीज़ की वजह से। ओवर यूज़ ऑफ केमिकल हो रहा था, ठीक है। और उन्होंने जो एनवायरनमेंट का डिस्ट्रक्शन था, जो चेंज आया, वो कौन कौन से उसमें फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे, वी विल रीड नाउ। ओके, सम ऑफ द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एनवायरमेंटल चेंज आर एज फॉलोज। इनअप्रोप्रिएट डिस्पोजल ऑफ हार्मफुल वेस्ट वर हेल्थ hazards as they spread disease and destruction through pollution। इस वजह से क्या हुआ था, हार्मफुल वेस्ट जो थे, इन अप्रोप्रिएट जो डिस्पोजल था, लोग कहीं भी कूड़ा फेंक देना, कुछ कर देना, उस वजह से कितना ज़्यादा रिवर्स में, पॉन्ड्स में, ये सब चीज़ें डिस्पोजेबल वेस्ट की वजह से ये सब चीज़ें गंदगी फैलती थी। या फिर आपका एटमॉस्फेयर क्यों ख़राब होता था, क्योंकि फैक्ट्रीज़ जो अपना फ्यूम करती थी, जो फ्यूम बाहर निकलता था, फैक्ट्रीज़ की स्मोक बाहर निकल रहा था, उस फ्यूम से भी एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता था, डिप्लीशन होता था, डिस्ट्रक्शन होता था। ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स हार्म लैंड, एनिमल, बर्ड्स एंड ह्यूमंस। जो नेचुरल वेजिटेशन था, नेचुरल तरीका था कल्टीवेशन का, वेजिटेशन का, तो वो चीज़ तो ख़त्म हो गई थी, ठीक है। अब जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, लोग बहुत ज़्यादा थे, तो ऑब्वियस है कि फिर उसके लिए आपको रोटी पानी हो गई, फार्मिंग हो गई, हाउसिंग हो गई, ये सब फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। तो सब्जियों को ज़्यादा टिकाने के लिए, करने के लिए लोगों ने फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करना शुरू कर दिया, ठीक है। और मच्छर कीड़े उस पर ना बैठे, उसके लिए पेस्टिसाइड्स यूज़ करने शुरू कर दिए, जो कि हार्मफुल था। केमिकल चीज़ें उन्होंने यूज़ करनी शुरू कर दी, हर चीज़ में केमिकल चीज़ आने लगी, जिससे जो नेचुरल चीज़ है वो ख़त्म होते गए, नेचुरल प्रोडक्ट्स ख़त्म होते गए। ज़्यादा स्टेबिलिटी के लिए उन्होंने जब ये चीज़ें यूज़ करनी शुरू करी, तो उस वजह से एनवायरनमेंट में बहुत दिक्कत आने लगी, जिसमें लैंड भी सफ़र किया, एनिमल्स ने भी सफ़र किया, और ह्यूमंस ने भी सफ़र किया। डिफॉरेस्टेशन एंड रिमूवल ऑफ द वेजिटेशन कवर लेड टू सॉइल इरोजन एंड लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। और इसी वजह से जब डिफॉरेस्टेशन, जब हाउसिंग फैसिलिटीज़ लोगों को प्रोवाइड करनी थी, जब लैंड नहीं था लोगों के पास, जब पॉपुलेशन बढ़ी, लोग बढ़े, जनसंख्या बढ़ी, तो फिर उन्होंने क्या करा, डिफॉरेस्टेशन करना शुरू कर दिया। जिस तरफ पेड़ थे, अब आप अपने बरेली में का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, व्हेन यू पीपल गो ऑन योर हाईवेज, आप देखते हो काफ़ी दूर तक अब बरेली भी डेवलप हो गया है, डिफॉरेस्टेशन हो गया है, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़ हो गए हैं। डिफॉरेस्टेशन मतलब कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़। उससे क्या प्रॉब्लम आई है, लोगों को फैसिलिटी, हाउसिंग फैसिलिटी देने के चक्कर में लैंड क्लियर कर दिया है, डिफॉरेस्टेशन कर दिया है, कटिंग कर दी है, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़ कर दिए, जिस वजह से एयर की कोई दूर दूर तक आपने देखा है अब कितना ज़्यादा टेम्परेचर हाई रहता है, और ग्रीनरी बहुत ज़्यादा कम हो गई है, जिसने जो अच्छा लैंड भी था, जहाँ फर्टिलिटी थी लैंड की, वो भी लोगों ने क्या कर दी हैं, पेड़ काट के वहाँ हाउस अपने बना लिए हैं, ठीक है। एक्विफायर्स एंड वाटर बॉडीज आर डिप्लीटेड
aquifers and water bodies are depleted, increased irrigation requirements. और इन्होंने क्या करा, वाटर बॉडीज़ की वजह डिप्लीट हो गई और इरिगेशन रिक्वायरमेंट्स, जब पानी भी चाहिए था, ऑब्वियसली कहीं आप रहोगे पानी भी चाहिए पड़ेगा, फूड भी चाहिए पड़ेगा, फिर ऐसे ही और रेस्टोरेंट्स बढ़ेंगे या स्कूलिंग फैसिलिटीज़ बढ़ेंगी, हाउसिंग फैसिलिटीज़ बढ़ेंगी, इरिगेशन फैसिलिटीज़ बढ़ेंगी, ठीक है। माइनिंग वेस्ट ऑल्सो पोल्यूटेड सॉइल एंड वाटर। जब माइन करते थे, वेस्ट को जब हम लोग वो करते थे, माइन करते थे, तो भी उसमें जो सॉइल और वाटर है आपका, वो क्या होता था, सॉइल और वाटर भी आपका पोल्यूट करता था। ओवर ग्रेजिंग बाय लाइफ स्टॉक, शीप एंड goats depleted grass cover. Several fertile areas were transformed into wastelands and deserts. कितने ही ऐसे जहाँ फर्टिलिटी अच्छी थी, वहाँ पे इन्होंने क्या करा, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज कर दी, वो लैंड को कवर कर लिया, उस वजह से क्या हो जाता था,